Hello students, welcome to Learning Social Science YouTube channel. Students, today we will discuss class 10th History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe Part 3. तो बच्चों पार्ट 2 में हम कवर कर चुके हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि फ्रांस में रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ और नेशन का आइडियाज, नेशन स्टेट का आइडिया है वो कैसे डेवलप हुआ. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. नेशनलिज्म है वो यूरोप में कैसे शुरू हुआ. मीन्स फ्रांस भी यूरोप में है, बट यूरोप के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो कैसे डेवलप हुई. देखिए बेटा, now the question arises, how did nationalism and the idea of nation state emerge? नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया कैसे डेवलप हुआ, किसकी सोच ये बनी कि किस तरह से नेशनलिज्म फीलिंग्स को इंक्रीज किया जा सके. तो आंसर इज द रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी आर दोज क्लासेस विच आर रिच इन इकोनॉमिकली, जो होते हैं रिच, उनको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं. एंड द न्यू मिडिल क्लास, जो ना तो पुअर में काउंट होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. ये जो दो कैटेगरी थी, इन्होंने ही नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी उसको डेवलप किया. यहाँ जो एरिस्टोक्रेसी है ये वो लोग थे जो मोनार्क को फेवर नहीं करते थे, जो एक फ्रीडम, जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री को की जो सिस्टम है उसको फॉलो करते थे, जो मोनार्की सिस्टम में फेथ नहीं करते थे. ये वो क्लास थी. तो अब इसमें बताया कि ये एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास में कौन कौन से थे जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग्स को स्टार्ट किया. तो फर्स्ट आता है इंडस्ट्रियलिस्ट, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच नहीं थे, लेकिन दे हैड टू डेवलप ए इंडस्ट्री और सेटअप ए इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास. प्रोफेशनल्स जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे और जो नौकरी पेशा वाले लोग थे. एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड लिबरल मिडिल क्लास. लिबरल मिडिल क्लास वो क्लास थी जो अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाना चाहती थी. तो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म. लिबरल नेशनलिज्म मीन्स लिबरलिज्म. लिबरल नेशनलिज्म को ही लिबरलिज्म बोलते हैं. तो बेटा यहाँ देखिए, लिबर है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्री. एंड लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, मतलब हर आदमी की आज़ादी. इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हों. ये सब लिबरलिज्म के ही मीनिंग है, कोई एक मीनिंग नहीं है. हर तरह का जो फ्रीडम है उसको हम लिबरलिज्म बोलते हैं. मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक आदमी को आज़ादी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर. एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी ये किंग रूल्स की बात हो रही है, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम की बात हो रही है. तो मोनार्की सिस्टम का एंड होना ही लिबरलिज्म है. एंड सफरेज. अब यहाँ देखिए बेटा, सफरेज का मीनिंग होता है द राइट टू वोट, मतलब वोट देने का अधिकार. यहाँ पर बेटा मैंने यूनिवर्सल सफरेज नहीं लिखा, ओनली सफरेज लिखा है. यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है राइट टू वोट ऑफ एवरी पर्सन, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं. लेकिन यहाँ ओनली राइट टू वोट फॉर मेल के लिए ही लिबरलिज्म के अंडर जो फ्रेंचेज, एक तरह से जो रिवोल्यूशनरीज ने जो ये आइडियाज थे वो डेवलप किए, तो उनका मतलब था द पर्सन हुज एज अबोव द 25, जिनकी एज 25 साल से ऊपर थी, उन्हीं को सफरेज प्रोवाइड किया जाए, उन्हीं को राइट टू वोट दिया जाए. एंड जुलवेरियन वॉज फॉर्म्ड, मतलब लिबरलिज्म में ये भी था कि जुलवेरियन बनाया जाए. जुलवेरियन क्या था? एक कस्टम यूनियन था, एक ऐसा संघ, एक ऐसा जिसको हम बोल सकते हैं यूनियन, जिसमें
जब एक एरिया से दूसरे एरिया में जब एंटर करते हैं, जैसे अपने कंट्री में भी, तो हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इस तरह से फ्रांस में भी जब एक रीजन से दूसरे रीजन में जब जाते थे लोग, मोस्टली जो ट्रेडर्स थे उनके लिए, तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस तरह के सिस्टम, कस्टम यूनियन जो पहले बना हुआ था उसको हटा दिया जाए, जुल्वेरियन बनाया जाए, ताकि जो इस तरह के जो टैक्सेस थे वो रिमूव हो सके। एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब है कि मार्केट में जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए इक्वल हो। ऐसे नहीं कि किसी का जैसे डिफरेंट एरिया में अलग अलग मार्केट जो गुड्स थे उनकी वैल्यू वो अलग अलग थी। तो यहाँ पर लिबरलिज्म का मतलब था कि मार्केट में भी फ्रीडम दिया जाए उन्हें, ताकि मार्केट में हर चीज़ उन्हें इक्वलिटी वो सेल कर सके और परचेज कर सके। जुल्वेरियन की कस्टम यूनियन फॉर्मेशन की फ्रीडम हो, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी हो, राइट टू वोट हो, इक्वलिटी ऑफ ऑल द बिफोर लॉ एंड फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। ये थे सारे लिबरलिज्म के मीनिंग। अच्छा बेटा, क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि अंडर द लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म व्हाट वर द आइडियाज अडॉप्टेड बाय द जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके द्वारा कौन कौन से आइडियाज़ को की डिमांड थी या किस तरह की उनके व्यूज़ थे, तो ये सारे हमें उसमें लिखने पड़ेंगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, कि जो अभी हमने पढ़ा था कि यूरोप में नेशनलिज्म फीलिंग्स के लिए कौन कौन से फैक्टर्स थे जो जिसकी वजह से नेशनलिज्म फीलिंग्स डेवलप हुई। तो पहले हमने पढ़ा था कि अभी की जो मिडिल एज ग्रुप था या जो थोड़े से रिच एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने आइडियाज़ जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है उसको डेवलप किया। अब ये लिबरलिज्म के जिनकी थिंकिंग थी वो उन्होंने इस तरह की डिमांड्स की। अब आता कि ये एक फैक्टर ये भी था जिसमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प हुई। वो क्या था, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, कि जब नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो गया फ्रांस में 1815 में, जब उसकी हार हो गई ए बैटल ऑफ वाटरलू में, तो उस समय उसके बाद में फ्रांस में किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम हो, इसके लिए जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव वो होते हैं बेटा जिनकी ओल्ड थिंकिंग होती है, जिसको हम रूढ़िवादी बोलते हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल बेस्ड जिनके आइडियाज़ होते हैं, तो वो लोग थे, वो चाहते थे कि फ्रांस में अब दोबारा से मोनार्की सिस्टम की गवर्नमेंट बनाई जाए, क्योंकि लुईस 16 उस समय बर्बन डायनेस्टी का रूलर था। तो कंजर्वेटिव की जो थॉट थी वो थी कि दोबारा से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी के रूलर को वहाँ सेटअप किया जाए। और इसी के बाद में 1815 में ही वियना कांग्रेस हुआ। वियना कांग्रेस क्या है बेटा, वियना कांग्रेस इज ए ट्रीटी, एक संधि थी, और इस ट्रीटी में जिस एरिया पर नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना कंट्रोल किया हुआ था, उन कंट्रोल को अदर एरिया जो पार्ट जिस कंट्री के अंडर आता था, उन कंट्रीज को वापस, उनकी टेरिटरीज को वापस कर दिया गया। तो इसमें जो वियना कांग्रेस है उसके हेड थे ड्यूक मेटरनिच। तो ड्यूक मेटरनिच ने पहले ही अपना थोड़ा सा मतलब हिंट दे दिया था कि व्हेन ए फ्रांस नीजेस द कोल्ड कैचेस होल ओवर द यूरोप। इसका मतलब है कि अगर फ्रांस में चिंगारी उठेगी, मतलब जब फ्रांस में अगर रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा तो पूरे यूरोप में ही फैल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रेवोल्यूशनरीज और रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज या रोल ऑफ रेवोल्यूशनरी। मतलब रेवोल्यूशनरीज ने भी, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी नेशनलिज्म फीलिंग्स को डेवलप करने में अपना अहम भूमिका निभाई। उसमें हम किसका नाम ले सकते हैं, जैसे जीसीपी गारिबल्डी। जीसीपी मैज़िनी क्या था, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, और इटालियन जो ये रेवोल्यूशनरी था, ये स्टार्टिंग में एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, लेकिन उसने किसी वजह से ही वाज
sent into an exile at the age of 24 in 1831 for attempting a revolution in Liguria. लिगूरिया बेटा एक इटली का एक रीजन है, तो उसने लिगूरिया में एक रेवोल्यूशन किया 1831 में जब वो 24 एज का था, तो जिसकी वजह से उसे एग्जाइल कर दिया गया. एग्जाइल मीन्स देश से निकाल दिया गया. देन ही केम टू फ्रांस इन 1930 एंड फाउंडेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज अंडर द नेम ऑफ यंग इटली एंड यंग यूरोप. और 1830 में वो फ्रांस में उसने फ्रांस आया और उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी थी वो बनाई, जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप, विच एम्ड एट इन्फ्यूजिंग द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग इटालियंस. जिसका जो एम था, जो सीक्रेट सोसाइटी थी, जैसे कि अपने कंट्री में भी आपने सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, जो एट प्रेजेंट में हम जिसको म्यांमार बोलते हैं, उस कंट्री में उसको उस समय बर्मा बोला जाता था. सेम ऐसे ही जेसीपी मैज़नी ने भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई और जिसका मेन एम था इन्फ्यूजिंग द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग इटालियंस. और उस सीक्रेट सोसाइटी के जो मेंबर थे वो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते थे, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. पोलैंड के थे कुछ मेंबर, फ्रांस के थे, इटली के थे एंड सम जर्मन स्टेट्स. मैज़नी roamed in England and France but continued writing articles addressing and inspiring the country in his inspiring his countrymen. अपने देश के लोगों को वो टाइम टू टाइम इंस्पायर कर रहा था. तो इस तरह से जीसीपी मैज़नी था. इसी तरह से जीसीपी गारिबल्डी भी एक रेवोल्यूशनरी हुआ है, जिसने अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस करने के लिए, अपने कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए अपने रोल प्ले किया है. तो इस तरह से रिवोल्यूशनरीज ने भी काफ़ी हेल्प किया नेशनलिज्म को डेवलप करने में. जो एक न्यू कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे, जिससे लोग उसके वो न्यू कंजर्वेटिव आइडिया चाहते थे कि पुराना जो सिस्टम है वो डेवलप हो, लेकिन अब वो फ्रांस के जो सिटीजन थे वो फ्रीडम को महसूस कर चुके थे, क्योंकि 1791 में जब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फ्रांस एक डेमोक्रेटिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम सेटअप कर चुका था, जिसकी वजह से अब दोबारा से वो मोनार्कियल सिस्टम में नहीं आना चाहते थे. इसलिए लोगों ने इस सिस्टम का भी अपोज किया, क्योंकि जब किसी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट किया जाता है तो पब्लिक उसको अपोज करती है, क्योंकि उन्होंने पहले फ्रीडम को फील कर लिया था. तो ये कुछ रीज़न थे जो यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए सामने आए. मेन ये कारण थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ. तो बेटा हमारे ये 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट जो 2 लेक्चर था उसमें, और द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, की नेशनलिज्म यूरोप में कैसे स्प्रेड हुआ. और जो 3rd पॉइंट है, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848. कि अब रेवोल्यूशन एक क्रांति का युग आ चुका था, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी 1830 से 1848. तो अब कौन कौन से कंट्रीज में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ. जो पहला फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था, एक तरह से वो फर्स्ट सीरीज थी. अब रेवोल्यूशन की ये 2nd सीरीज स्टार्ट होती है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848. तो चलिए बेटा देखते हैं इस एज में सबसे पहले किस कंट्री में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रीक रेवोल्यूशन, मतलब ग्रीक कंट्री में सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ. आज जो ग्रीक कंट्री है, उस समय वो कंट्री बाल्कन स्टेट का एक छोटा सा एरिया था जो डिफरेंट कंट्रीज के अंडर कंट्रोल था, जिसको हम बोल सकते हैं ओटोमन एम्पायर. ओटोमन एम्पायर जो एक एरिया होता था, उस पर जो मेजर कंट्री थे फ्रांस, जर्मनी
और नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये डिफरेंट कंट्रीज़ अपने छोटे छोटे जो ग्रीक जो बाल्कन जो स्टेट थे या तो उनको छोटे छोटे एरिया को अपने अंडर कंट्रोल किया हुआ था। इन कंट्रीज़ के रूलर उन पर रूल करते थे। तो देखते हैं कि ग्रीक में सबसे पहले जो एक स्मॉल बहुत ही छोटा कंट्री है उसमें किस तरह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1830 में। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इसको हम बोलते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीक का जो वॉर स्टार्ट हुआ, जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो। तो देखिए बेटा, हर कंट्री में जब भी कोई अपोजिशन हुआ है हमेशा एक एजुकेटेड इलीट ग्रुप्स ने ही अपोजिशन किया है। मतलब जब किसी चीज़ का अपोज किया जाता है, विरोध किया जाता है, तो जो एक एजुकेटेड मिडल ग्रुप होता है वो ही अपोज करता है। सेम एज इन ग्रीक, एन इवेंट दैट मोबलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स, एक ऐसी इवेंट जिसमें नेशनलिज्म लिस्ट की जो फीलिंग्स डेवलप हुई अमंग द एजुकेटेड इलीट अक्रॉस यूरोप वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो यूरोप के अंदर हुआ जिसको हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है कि ये 1830 का तो हम इसको टाइम देते हैं, लेकिन ग्रीक में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था वो पहले ही स्टार्ट हो चुका था 1821 में। 1821 में ही अपोजिशन स्टार्ट हो चुका था। अब 1821 में कैसे स्टार्ट हुआ? बिकॉज द ग्रीक नेशनलिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। लिबरल का मीनिंग फ्री होता है और लिबरल नेशनलिज्म या लिबरलिज्म में क्या क्या फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया गया है। सेम ऐसे ही तो ग्रीक में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हुआ। स्ट्रगल ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस स्टार्टेड विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर इन 1821 से स्टार्ट हुई। ग्रीक कल्चर एंड लिटरेचर इंस्पायर्ड द पोएट एंड आर्टिस्ट हु सपोर्टेड द रेवोल्यूशन। ग्रीक में देखो लिटरेचर है ना, लिटरेचर होता है राइटिंग फॉर्म, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब राइटिंग फॉर्म होती है तो आइडियाज़ हैं वो सर्कुलेट होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि ग्रीक में भी जो इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था ना उसमें मेन रोल किसका रहा है? आर्टिस्ट और पोएट्स का, क्योंकि पोएट्स हैं वो अपनी पोएम के थ्रू, आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने जो भी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उनके थ्रू, लिटरेचर के थ्रू ही ग्रीक कल्चर को इंस्पायर किया गया, उसमें नेशनल फीलिंग्स को डेवलप किया गया। Since 15th century, Greek was part of the Ottoman Empire. 15th century से ग्रीक ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। मतलब ओटोमन एम्पायर अभी मैंने बताया थे कि वो छोटे छोटे एरियाज थे यूरोप में जिन पर अलग अलग कंट्रीज का कंट्रोल था। वो किसी एक कंट्री का नहीं था, जिसमें फ्रांस का भी था, जर्मनी का भी था, नीदरलैंड्स का भी था, तो अलग अलग कंट्री का कंट्रोल था। लेकिन सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और ग्रीक से जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वहां से उसको सपोर्ट मिला। बेटा आप अपनी बुक की रीडिंग भी साथ साथ करते रहिए ताकि चैप्टर को चैप्टर है वो अंडरस्टैंड